बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और मैं आपको वेलकम कहता हूं जी। डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, जिसको कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, इसके लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जो गवर्नमेंट के निज़ाम को, हुकूमतों को या सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो अवाम और रियासत के दरमियान होता है, इसके खिलाफ लोग क्यों हैं, या इन अदर वर्ड्स क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट्स के गवर्नमेंट्स नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स हैं वो 3 इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स हैं और 3 इम्पोर्टेंट जो दुनिया के अंदर तहरीकें चल रही हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, और उनके भी बड़े स्ट्रॉन्ग और वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्यों हुकूमतें नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले एनार्किस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिबर्टेरियंस को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ सोशलिस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों वो लोग ये चाहते हैं, क्यों इस तरह की तहरीकें चली हैं जो कि कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक सोर्स ऑफ इवल है, ये चंद लोगों की अथॉरिटी और मोनोपोली के लिए बनाई जाती है और चंद लोगों को ही बेनिफिट करने के लिए बनाई जाती है। इसके साथ साथ हम इनका एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है, जिस तरह हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, दोज हु कंसीडर गवर्नमेंट्स वेरी एसेंशियल, जिस तरह हॉब्स या लॉक का कॉन्सेप्ट बताया था। इसी तरह हम वो आर्ग्यूमेंट भी आपके सामने रखेंगे जो कि वो लोग फॉलो करते हैं जो जैक्वस रूसो के फॉलोवर हैं, जो मार्क्स के फॉलोवर हैं, जो मानते हैं कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। और वो आर्ग्यूमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे और डिटेल के साथ, एनालिसिस के साथ, आर्ग्यूमेंट प्लस एग्जांपल्स बताएंगे कि किस तरह दुनिया में हुकूमतों ने अवाम के साथ ज्यादती की। और आज के इस दौर में भी जब हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन के जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हों, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के कंट्रीज हों, लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज हों, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हों, वहां पर किस तरह हुकूमतें जो हैं वो लोगों का इस्तेहसाल करती हैं उस चीज के नाम पे जिसका नाम वो फ्रीडम देते हैं, जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम देते हैं, जिसमें लोगों की वो बेहतरी की बात करते हैं, जो हमने आर्गुमेंट लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा कि क्यों गवर्नमेंट एसेंशियल है। उस नाम के ऊपर, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर किस तरह लोगों का इस्तेहसाल होता है, और इन रियलिटी चंद घरानों को, इन रियलिटी चंद एलीट कम्युनिटी को, एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी को, जो सोसाइटी में सबसे ऊपर है, चाहे वो रिलीजियस एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो बिजनेस एलीट है, चाहे वो किसी भी किस्म की एलीट है, जो बेनिफिट हासिल करती है, और रेस्ट ऑफ द 85 to 90% पॉपुलेशन जो है उसके हक में तो गवर्नमेंट कहीं से भी नहीं होती। और इसकी बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा कि आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज रखूंगा या 3 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स रखूंगा। जिस तरह एक अनार्किस्ट और सोशलिस्ट रशिया से इमर्ज किए, जिनको फिर बाद में इम्प्रिजन भी कर दिया गया जार गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था और वो इमर्जिंग अनार्किस्ट थे 20th सेंचुरी के और 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के आगाज में, जिनका नाम है प्रिंस पीटर एलेक्सीविक क्रोपोटकिन। और ये जो क्रोपोटकिन है, इनकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रखूंगा कि क्यों वो कहते थे कि हुकूमतें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक लिबर्टेरियन है जो कि 1964 में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम ज्यादातर हमें नजर आता है, एक वहां पर डेमोक्रेट्स हैं और एक रिपब्लिकन्स हैं, तो रिपब्लिकन्स की तरफ से इनको टिकट भी मिला था, प्रेसिडेंशियल टिकट भी मिला था, और उससे पहले ये 3 डिफरेंट अदवार में सेनेट के मेंबर भी रह चुके थे। बैरी गोल्ड वाटर, इनके आर्ग्यूमेंट क्या है हुकूमतों के बारे में, और ये खुद हुकूमतों का हिस्सा होने के बाद हुकूमत के बारे में क्या क्रिटिसिज्म करते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में हम आपके सामने कॉन्गो, जिसको जैर कहते हैं, जिसका नाम चेंज किया गया था और 30 साल तक इसके ऊपर मिलिट्री कू लगा करके एक डिक्टेटोरियन रजीम बनाई गई थी, जो कि मुबोटो सैसी की थी। और मुबोटो सैसी जो थे वो किस तरह हुकूमत के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। और एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था जिसको कहते हैं रेंट सीकिंग एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वो रेंट सीकिंग एक्टिविटी क्या थी, वो हम बेसिकली कॉन्गो की केस स्टडी में मुबोटो सैसी की 30 इयर्स की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स में आपके आगे रखता हूं, जो कि वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट के बारे में और गवर्नमेंट के रोल के बारे में, यानी इन अदर वर्ड्स क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, जिनको हम एनार्किस्ट भी कहते हैं, लिबर्टेरियन और सोशलिस्ट भी कहते हैं।
इनके दो बेसिक आर्ग्यूमेंट हैं, ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और ये दोनों बेसिक आर्ग्यूमेंट्स मार्क्सिज्म और रोसोइज्म से आए हैं, यानी रोसो के कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से और मार्क्स की थ्योरी ऑफ डायलैक्टिक मटेरियलिज्म से ये लिए गए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल है ना लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। गवर्नमेंट लोगों की जिंदगी ना बदलती है, बल्कि गवर्नमेंट की वजह से लोगों की जिंदगी ज्यादा हार्मफुल हो गई है, ज्यादा डिटीरियोरेट हो गई है, ज्यादा लोग कमजोर हो चुके हैं, और ज्यादातर लोगों के जो अपनी एक वॉलेंट्री कम्युनिटी एक्टिविटी थी, मिलजुल के कॉपरेशन में जब लोग रहा करते थे, वहां लोग ज्यादा बेहतरीन जिंदगी गुजारते थे। जब से हुकूमतें आई हैं, लोगों का इस्तेहसाल ज्यादा हो गया। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि गवर्नमेंट जितनी ज्यादा इंटरवेंशन करती है, जितना ज्यादा रेगुलेट करती है, चाहे इकोनॉमी को रेगुलेट करे, एजुकेशन को रेगुलेट करे, लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करे, जितने भी सिस्टम्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी एजेंसीज या इदारे होते हैं जो रेगुलेशन कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को वायलेट करते हैं। ये दूसरा मेजर आर्ग्यूमेंट है एनार्किस्ट और उसके साथ साथ लिबर्टेरियन और सोशलिस्ट का, जो कहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि वो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज हैं उसमें लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड कॉपरेशन है, यानी अपनी मर्जी से लोग मिल के इदारे बनाए, एसोसिएशन बनाए, किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और मिलजुल के उसके फैसले करें, जिस तरह लेबर यूनियंस हो जाती हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की सोसाइटल या सिविक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इसी इन तमाम चीजों को क्योंकि हुकूमतें मॉनिटर करती हैं और हुकूमतें देखती हैं कि ये हमारे जो एजेंडा उसके खिलाफ तो नहीं चल रही, यानी लोगों की जो बेसिक लिबर्टी की वैल्यू है, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है, हुकूमतें वो नहीं देती। ये मानना है अनार्किस्ट का, ये मानना है लिबर्टेरियंस का, और यही मानना है सोशलिस्ट का। अब लिबर्टेरियंस कहते क्या है? लिबर्टेरियंस का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं गवर्नमेंट्स इन्फ्रिंज द बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये लिबर्टेरियंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हुकूमतों के पास चूंकि मोनोपोली है, मोनोपोली ऑफ वायलेंस है, हुकूमतों में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन इदारे हुकूमत ने बनाए होते हैं, और उसके साथ साथ हुकूमत के पास कोर्जन सख्ती की पावर्स होती हैं। तो उनको यूज करते हुए हुकूमत जो है वो लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसने किसके साथ मिलके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी वॉलंटरी एसोसिएशन, इस पर गवर्नमेंट की नजर वो काम करने नहीं देते। यानी लोगों को आजादाना उनकी मेयार के मुताबिक उनकी जिंदगी गुजारने के लिए एफर्ट या जो मौके हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि जो गवर्नमेंट की नजर में बेहतर होता है वो करती है। अब गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट उन चंद लोगों का मजमूआ होती है जो कि मिल के एक कानून साजी करते हैं, बाइंडिंग बनाते हैं, और उसके तहत वो अवाम को लीड करते हैं। और यही वो चंद लोग होते हैं जिसमें आपकी जुडिशरी भी आ जाती है, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, जो इदारों को भी डील कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ से ये रेंट सीकिंग एक्टिविटी भी करते हैं, कमीशन भी बनाते हैं, किकबैक्स भी बनाते हैं, करप्शन भी लेते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में हम बात अभी करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है एनार्किस्ट का। एनार्किस्ट कहते हैं कि जितनी भी हम सिस्टम दुनिया में देखते हैं, जो दुनिया हमें नजर आती है, इसमें इंडिविजुअल्स कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि जो लोग हैं वो बेसिकली ही कम्युनिटेरियंस हैं। लोग ग्रीगेरियस हैं बाय नेचर, और लोग मिलजुल के रहते हैं। तो लोग इंडिविजुअल नहीं होते, बल्कि लोग कम्युनिटी में रहते हैं। इसी वजह से अनार्किस्ट को कम्युनिटेरियंस भी कहा जाता है, और ये सोसाइटी को कंसिडर करते हैं एक नेचुरली क्लोज निट इगैलिटेरियन कम्युनिटीज। यानी जो सोसाइटी ग्लोबल सोसाइटी है, ज्योग्राफिकल एरिया पे कहीं कौमें नजर आती हैं, वो ये कहते हैं कि ये बड़े क्लोज नेट होते हैं, आपस में वुवन होते हैं, जुड़े होते हैं, अपनी कल्चरल, अपनी सिविलाइजेशनल, अपनी ट्रेडिशनल, अपनी लिंगुअल, अपनी एथनिक टाइज की वजह से। और फिर इनकी आपस में जो इगैलिटेरियन बराबरी के ऊपर ये जो आपस में कॉपरेशन के तहत एक सोसाइटी डेवलप करते हैं, उनके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट जब इनके ऊपर ला करके रख दी जाती है, बना दी जाती है, तो वो इनकी उस कम्युनिटी की जो आपस में एडहेशन है, कोहेजन है, उस पावर को तोड़ती है और इनको डिवाइड एंड रूल करती है। वो कैसे करती है? इनका जो पहला आर्गुमेंट है वो ये रोसो से लेते हैं, और ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी की। यानी गवर्नमेंट जो होती है वो एंटी कम्युनिटेरियन होती है,
وہ کمیونزم اور کمیونٹی یا ایگیلیٹیرین سوسائٹی کو پروموٹ نہیں کرتی, بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ انیکویلٹی کو پروموٹ کرتی ہے. گورنمنٹ پاور پیرٹی اور پاور ڈویژن اس طرح سے کرتی ہے کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ویک رہتے ہیں, اور پھر اس پاور کے اس سرکل کے اکارڈنگلی ویک کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ انارکسٹ کا ایک بیسک آرگومنٹس ہے. روسو کے اکارڈنگلی وہ ایک یہاں پر ایک کوٹیشن دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں روسو آرگیوڈ دیٹ گورنمنٹ ڈسٹرائز نیچرل کمیونٹیز. فار ایگزامپل, گورنمنٹ کریٹس امبیلنس آف پاور اینڈ انیکویلٹی آف اکانومی اینڈ ریسورسز. یہ روسو کہتے تھے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی میں رہتے تھے, برابری کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے ڈیل کرتے تھے, خوش رہتے تھے, اور جب ہم اسٹیٹ آف نیچر میں ہوا کرتے تھے جو کہ روسو کا کانسیپٹ ہے, اس میں انسان زیادہ آزاد تھا, زیادہ خوشحال تھا, اور انسان کے پاس اپنی لیئر ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے, اپنی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے, امیوزمنٹ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے زیادہ ٹائم بچ جاتا تھا. لیکن جب سے گورنمنٹس آئی ہیں, سوشل کانٹریکٹ آیا, تو لوگوں کی زندگی اس قدر اجیرن اور مشکل کر دی گئی ہے کہ وہ اتنے زیادہ اکنامک سرکل میں, اتنی زیادہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن اور لیئرز میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, اور ان کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہیں, لیئر ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور گورنمنٹ کے اوپر وہ ہر چیز میں ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. فار ایگزامپل, وہ یہ کیوں بات کر رہے ہیں, اس بات کو لارڈ ایکٹن نے بڑا ہی پریسائزلی بٹ بہت ڈیٹیلڈ میں, کمپریہنسولی ایک آرگیومنٹ میں ڈیفائن کیا ہے. لارڈ ایکٹن کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یعنی پاور یا طاقت جب آپ کے پاس آتی ہے تو obvious سی بات ہے آپ اس کو پھر اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور جو گورنمنٹس کی اتھارٹیز ہوتی ہیں, وہ خاندان, وہ لوگ, وہ پارٹیاں جو آج کل کی ڈیموکریسی میں بار بار باریاں لے کر حکومتیں بناتی رہتی ہیں, چاہے وہ امریکنز ہوں, ڈیموکریٹس یا ریپبلکن ہوں, چاہے وہ فرانس کے اندر ہوں, چاہے وہ یو کے کی لیبر پارٹی یا کنزرویٹیوز ہوں, چاہے وہ پاکستان کی ملٹی پارٹی سسٹم ہو, آپ کو چہرے وہی نظر آئیں گے, خاندان وہی نظر آئیں گے, وہی آپ کو بزنس ٹائکونز نظر آئیں گے, وہی آپ کو بزنس ایلیٹ نظر آئیں گے جو ہر حکومتوں میں اپنی ملز بنا رہے ہیں, اپنی فیکٹریاں بنا رہے ہیں, انڈسٹریل پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں, ایگریکلچر پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور جو نیچے کا طبقہ ہے, 80, 85, 90% طبقہ ہے, وہ ان کی ان پالیسیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ جتنی بھی پالیسیاں بناتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے بناتے ہیں, کیونکہ پاور ان کے پاس ہوتی ہے. اب جب پاور ان کے پاس ہوتی ہے, اگر تو وہ سیگمنٹ میں کم حصوں میں پاور ہے تو وہ اس حصے میں کرپٹ ہوں گے, لیکن اگر ایبسولوٹ پاور گورنمنٹ کی ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی تو ایبسولوٹلی کرپشن ہوگی. اور جب ایبسولوٹ کرپشن ہوگی تو روسو کا ماننا یہ تھا کہ دو قسم کے پھر لیولز بن جاتے ہیں سوسائٹی یا کمیونٹی کے اندر. ایک لیول وہ ہوتا ہے جو کہ اتھارٹی ایگزیکیوٹ کرتا ہے, جو کہ اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو پرسو کرنے کے لیے کورسو پاورز, گورنمنٹ کی فورس, گورنمنٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی بات مانے. اور دوسری طرف جو عوام ہوتی ہے وہ آل ٹوگیدر جو ہے ایلینیٹ ہو جاتی ہے, الگ ہو جاتی ہے, اس کو کوئی ثمرات, کوئی بینیفٹ نہیں ملتے. جس طرح بہت سے ملکوں میں دیکھتے ہیں, اس میں پاکستان اور بھارت جیسے ملک آتے ہیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو بھارت پچھلے 8-10 سالوں سے جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ پہ اوپر کی طرف جا رہا ہے وہ 7-8-9% کے قریب ہوتی ہے. پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ بھی آج سے سال 2 سال پہلے 5-6% تک پہنچ گئی. لیکن اگر آپ پاکستان اور بھارت میں دیکھیں تو کولیکٹیولی جی ڈی پی گروتھ ریٹ نمبرز میں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن پاورٹی زیادہ ہو گئی ہے. مطلب بھارت کے اندر 1 ارب اور 35 کروڑ کی ٹوٹل پاپولیشن ہے, جس میں سے جو لیٹسٹ سروے اور ایسٹیمیٹس ہیں ورلڈ بینک کے, اس کے اکارڈنگلی اس وقت بھارت میں آلموسٹ 93 کروڑ لوگ جو ہیں, یعنی مور دین 900 ملین پیپل آر بلو پاورٹی لائن. یعنی 30 سے 35 کروڑ لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس سینیٹیشن کا نظام ہی موجود نہیں ہے, فلش سسٹم ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں, جی ڈی پی گروتھ میں تو وہ بہت آگے جا رہے ہیں. تو پھر کیا کیا ان گورنمنٹس نے, یہ بات روسو نے کی ہے, اور یہی بات لارڈ ایکٹن نے کی ہے. Those who have power are corrupt and others are degraded and alienated. روسو نے کہا ہے گورنمنٹ imposes order and law by force, by coercion and by the hierarchy of the organizational structure which destroys natural human communities and human rights. ایک اور جگہ انارکسٹ یہ کہتے ہیں کہ یوزلی گورنمنٹ جو ہے, یہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ گورنمنٹس آتی ہیں,
ये हमारी जो सोसाइटी है इसको क्लाइंट सोसाइटी बना देती है। अब क्लाइंट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनार्किस्ट का मानना ये है कि जो कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं, या जो कम्युनिटेरियन कॉन्सेप्ट जिसमें कॉपरेशन भी होती है, एगैलिटेरियन बराबरी भी होती है, बेशक तबकाती निजाम उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आज की हुकूमतों में मौजूद है, कुछ उसमें पैसे वाले होंगे, कुछ लैंडलॉर्ड होंगे, लेकिन वो मिलजुल के रहते हैं क्योंकि उनके कॉमन कल्चर होता है, कॉमन सिविलाइजेशन होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन इश्यूज होते हैं। तो वहां पर ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, ना कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है। उनका मानना अनार्किस्ट का ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादातर मैकेनिकल सॉलिडारिटी को प्रमोट करती है। आपको किसी से अगर काम है, मतलब है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके पास जाना है, उसके अगेंस्ट उसको पैसे देने हैं और आपका काम हो जाएगा। अब सोसाइटी में जो मेजर चंक है, ज्यादातर लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, खाना पीना, रोटी कपड़ा, रिहाइश, फैसिलिटी, सैनिटेशन, हेल्थ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो क्या करती है हुकूमत? क्लाइंट सोसाइटी बना देती है। अब क्लाइंट सोसाइटी क्या है? इसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है बाय फोर्स एंड बाय अ डिसिप्लिन्ड, एक डिजाइंड किस्म के एकेडमिक और दूसरे मीडिया और रिलीजियस फॉर्मेट्स के थ्रू लोगों के जिन्हों में इस बात को डाला जाता है कि दे शुड बी सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट। जो मर्जी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए, जैसे मर्जी मुल्क से गवर्नमेंट कर्जा लेना चाहे, जिस मर्जी मुल्क से गवर्नमेंट ताल्लुकात बना ले, जिस मर्जी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट आपके मुल्क, आपके सूबे, आपके शहर पे लगा दे, जो चाहे गवर्नमेंट कानून साजी कर दे, आपके हक में हो या ना हो, आपको उसको ऑल टुगेदर सबसर्विएंट होके मानना पड़ेगा। एक तो ये काम होता है क्लाइंट सोसाइटी में, और दूसरा क्या होता है कि आपने अपने तमाम तर नीड्स के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना है। तो ये अनार्किस्ट का एक बहुत बड़ा और बहुत सॉलिड आर्गुमेंट है, जो कि हमें तीसरी दुनिया के ममालिक, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज के कुछ हद तक डेवलपिंग नेशंस में भी, जापान में भी नजर आता है, कोरिया में भी नजर आता है, इवन चाइना के अंदर हमें नजर आता है कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, मीडिया आजाद नहीं है, मजहब की आजादी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक मशीन उनको बनाया हुआ है, एक क्लाइंट सोसाइटी उनको बनाया हुआ है। गवर्नमेंट के फैसलों को सबसर्विएंटली आपने फॉलो करना है, और दूसरी तरफ उसके साथ साथ क्या होना है कि अपनी जो भी आपकी नीड्स हैं उसकी फुलफिलमेंट के लिए आपने गवर्नमेंट पे डिपेंड करना है। एक बहुत बड़ा इल्जाम और बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो इस बात को कंसोलिडेट करता है एनार्किस्ट और लिबर्टेरियन और सोशलिस्ट की तरफ से कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा कि एनार्किस्ट और सोशलिस्ट और लिबर्टेरियन फिर क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर कौन सा सिस्टम है, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तीसरी उसके अलावा बात आती है वायोलेशन ऑफ बेसिक राइट्स। जिस तरह ह्यूमन वैल्यूज नहीं देते, सोसाइटी और कम्युनिटी लाइफ को डिस्टरप्ट कर देती है हुकूमतें, तो क्लाइंट सोसाइटी बना देती है, इस तरह बेसिक ह्यूमन राइट्स भी है वो भी नहीं दिया जाता। अगर हम पिछले 200 साल की तारीख को स्टडी करें तो एक हैरान कुन सर्वे हमारे सामने आएगा कि बहुत बड़े बड़े फैसले लोगों की मर्जी से नहीं लिए गए, बल्कि गवर्नमेंट में मौजूद चंद अथॉरिटेटिव लोगों ने वो डिसीजंस लिए, चंद अथॉरिटेटिव ओहदेदारों ने वो डिसीजंस लिए, और पूरी की पूरी अवाम पे उसको इम्पोज कर दिया गया। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास इदारे होते हैं, कोअर्जन और वायलेंस की मोनोपोली होती है, पार होती है, तो गवर्नमेंट ने उसको इम्पोज करवाया। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं नाजी जर्मनी, नाजी पार्टी की जर्मनी, जो अडॉल्फ हिटलर की जर्मनी है, उसमें जब हम देखते हैं कि अडॉल्फ हिटलर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि उसने अपने ओपोनेंट को, जो उसके खिलाफ जाते थे, उनके लिए एक्सट्रेमिनेशन कैंप्स बना दिए। इवन के जंग के दौरान भी यहूदियों के खिलाफ जो 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया, क्योंकि हिटलर चाहता था, गवर्नमेंट चाहती थी, ना कि लोग ऐसा चाहते थे। और आप देखिए उससे कितनी ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई। इसी तरह अगर हम देखते हैं सोवियत यूनियन, स्टालिन के दौर के अंदर, स्टालिन ग्रेट टेरर के नाम से एक दौर मौजूद है। जो स्टालिन्स ग्रेट टेरर का दौर ऐसा है कि जब 1917 के बाद, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, जो स्टालिन है वो गवर्नमेंट में आता है। हालांकि उस वक्त ट्रॉट्स्की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट शख्स है, जो कि लेनिन का जो मार्क्सिज्म था उसको प्रमोट कर रहा था। ट्रॉट्स्की को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, वो एग्जाइल में चला जाता है। लेनिन गवर्नमेंट बनाता है और मार्क्सिज्म के नाम पर सोवियत बनने वाले सोवियत यूनियन के अंदर अब वो अपनी अथॉरिटी कायम कर लेता है, और मार्क्सिज्म पीछे रह जाता है, कम्युनिज्म पीछे रह जाता है, और स्टालिनिज्म सामने आ जाता है। और स्टालिन क्या करता है, एक ग्रेट टेरर का एरा बनाता है, और उस एरा में जितने भी ममालिक जो रशिया के साथ 1917 के बाद जुड़ते हैं, जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा है, यूएसएसआर का हिस्सा है, उसमें रसिफिकेशन कर दी जाती है।
नॉन रशियन लैंग्वेज बोलने वालों को सड़कों पे खड़े करके मार दिया जाता है। लिबर्टी की बात, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात, इक्वालिटी की बात, फ्रीडम की बात करने वाले लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर देती है, कत्ल कर देती है। अब ये कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं आज के चाइना के अंदर, बड़ी अजीबोगरीब बात है, चाइना हमारा एक दोस्त मुल्क है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग चाइना भी वही पॉलिसीज और चाइना की गवर्नमेंट भी वही पॉलिसीज अपना रहे हैं जो कि एंटी ह्यूमन वैल्यूज हैं। हमने देखा कि जो यूगर कम्युनिटी मुस्लिम्स की चाइना के अंदर है, उनके कंसंट्रेशन कैंप चाइना के अंदर बनाए गए हैं, उनकी री एजुकेशन की जा रही है, चाइना के अंदर मजहबी आज़ादी नहीं है। इवन के जो यूगर मुसलमान हैं, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को बाय फोर्स कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, जिन्होंने मजहब नहीं छोड़ा उनको मार दिया गया, 5-5, 7-7 साल उनके बच्चों को उनसे दूर रखा गया, और उनको जो तालीम दी गई वो चाइनीज कन्फ्यूशियस और चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, चाइनीज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, चाइनीज सोशलिज्म की बात की गई। सिंगल पार्टी को फॉलो करना है, आपकी अपनी कोई राय नहीं हो सकती, कोई सोच नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाके देखें तो वहां पर जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है कम्युनिज्म के नाम पर, इगैलिटेरियन सोसाइटी के सिस्टम के नाम पर, वो भी ये गवर्नमेंट यही किस्म की एक्सप्लॉयटेशन लोगों के साथ कर रही है। उसके अलावा अगर वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स को देखा जाए, म्यांमार जिसका पहला नाम बर्मा था, वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की 3 मिलियन से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या ज्यादती हुई। कश्मीर और पैलेस्टाइन के अंदर अगर देखा जाए, एक तरफ इंडियन ऑक्यूपेशन है और एक तरफ इजरायली ऑक्यूपेशन है, एंड थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोगों को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं। किसकी तरफ से? हुकूमतों की तरफ से। और यही बात अनार्किस्ट और लिबर्टेरियन और सोशलिस्ट कहते हैं कि हुकूमतें नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम्युनिटीज होनी चाहिए, कम्युनिटेरियन एगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, और लोग मिलजुल कर खुद इसका एक अल्टरनेटिव सिस्टम दें, जो कि मैं इंशाल्लाह अपने लेक्चर के एंड में बताऊंगा। इसके अलावा वो लोग जो क्रिटिक्स हैं गवर्नमेंट के, जो कहते हैं गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, उनका एक और आर्ग्यूमेंट और बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी होती है गवर्नमेंट्स में, क्योंकि हम देखते हैं जितनी भी हुकूमतें हैं उनमें पॉलिटिशियंस आते हैं, ज्यादातर डेमोक्रेसीज में वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो बाजू होते हैं, गवर्नमेंट का जो आप समझ लें पावर होती है, वो गवर्नमेंट के इदारों से होती है। तो उसमें लोग सिविल सर्वेंट यानी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती है, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। इसी तरह आपकी गवर्नमेंट की जो इदारे, रियासत के इदारे हैं, उसमें आपकी जुडिशरी आ जाती है, तो वो भी गवर्नमेंट के पे स्केल पे होती है। तो ये क्या करते हैं, ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं करते, क्योंकि इनके को टारगेट्स उस तरह से तो सेट होते नहीं। फिर इनकी पक्की परमानेंट जॉब्स होती हैं, इनको जॉब सिक्योरिटी होती है, तो उस तरह से ये प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी प्रोड्यूस नहीं करते, जो कि प्राइवेट लोग, प्राइवेट एसोसिएशन और प्राइवेट सिस्टम में होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है, ये एडहॉकिज्म की वजह से आती है। वो कैसे? गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन होती है, रेवेन्यू कलेक्शन होती है। अब वो जो सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, जब टैक्स इकट्ठा होता है तो फिर ये खुद से एडहॉकली साइमल्टेनियसली फैसले करते हैं कि यहाँ पर आप सड़क बना दें, यहाँ पर आप ब्रिज बना दें, यहाँ पर आप बिजली बनाने के मंसूबे लगा दें, यहाँ पर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करना शुरू कर दें। और इस एडहॉक प्लानिंग की वजह से लोगों के टैक्स के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज और वो पैसे उसमें झोंक दिए जाते हैं, फिर उससे पैसा बनाया जाता है, किकबैक्स लिए जाते हैं। तो क्या किया जाता है? वही अशराफिया, वही बिजनेस एलीट, वही पॉलिटिकल एलीट और वही एलीट्स जो कि उस गवर्नमेंट का हिस्सा होती हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर और पैसेवर वाले हो जाते हैं। और इस तरह वो एक विशियस साइकिल चलता चला जाता है, जिसमें जो कम्युनिटी लाइफ है वो डैमेज हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, गुर्बत हो जाती है, शायद खुर्दो-नोश मार्केट से गायब हो जाती हैं, अगर अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा कीमत पे अवेलेबल होती हैं। लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो एट स्टेक पे आ जाती है। और इसी तमाम चीजों को बेहतर बनाने के लिए तो हुकूमत वहां से वजूद में आई। इसीलिए तो होब्स और जो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, इस इन चीजों से जान छुड़ाने के लिए इंसानों की तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, गवर्नमेंट बाहर से वजूद में। इसी के अगेंस्ट फिर रोसो बोलता है कि नहीं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये गवर्नमेंट का वजूद में आना ही एक बहुत बड़ी ईवल एक्टिविटी है। इससे पहले इंसान इगैलिटेरियन कम्युनिटेरियन सिस्टम में ज्यादा बेहतर रहते थे, जिसको फिर मार्क्स ने भी डिटेल में बताया। उसके बाद है गवर्नमेंट फॉर प्राइवेट गेन। हम देखते हैं कि ज्यादातर वेस्ट में तो अब किकबैक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। जितने भी प्रोजेक्ट्स
जो गवर्नमेंट के होते हैं, जब ये इसकी लैंडिंग की जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, इसकी डिफरेंट किस्म के टेंडर नोटिस दिए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकिंग्स उन लोगों को देते हैं जिनसे उनको बेनिफिट मिलते हैं। यानी फेवरेटिज्म होती है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि उस फेवरेटिज्म के नतीजे में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल किए जाते हैं। और जब इस तरह के काम होंगे तो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जिस तरह लॉर्ड एक्टन ने कहा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। एब्सोल्युटली आप देख लें, जितने भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप देख लें तो अकाउंटेबिलिटी के इतने इदारे मौजूद है, उसके बावजूद बड़े बड़े लोगों का नाम करप्शन में आता है। जब हम पनामा लीक्स देखते हैं तो व्लादिमीर पुतिन का नाम उसमें आया, सऊदी अरब के 114 से ज्यादा शाही खानदान के लोगों का नाम उसमें आया, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का उसमें नाम आया। यानी कि लोगों ने अरबों खरबों रुपए पनामा में, माल्टा में और डिफरेंट किस्म की टैक्स हेवंस कंट्रीज जितनी भी हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड है, स्विस बैंक्स हैं, यूके है, वहां पर पैसा रखा हुआ है। तो वो पैसा बनाया कैसे है? वो पैसा इन्हीं तरीकों से बनाया है, गवर्नमेंट्स में आके उस सिस्टम का हिस्सा बन के। इसीलिए जितने भी अनार्किस्ट हैं, लिबर्टेरियंस हैं और उसके साथ साथ सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट हैं, वो इस हुकूमती निजाम के डे वन से ही खिलाफ हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट में अगर देखा जाए तो मैं 3-4 केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करता हूं। हमने देखा कि गवर्नमेंट्स किस तरह अपने मफाद के बेहतर इस्तेमाल के लिए या गवर्नमेंट में मौजूद अपने बेनिफिट के लिए किस तरह किसी भी काम को प्रोलॉन्ग कर देते हैं और उससे फिर पैसा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुआ ये कि स्पेनिश आर्मेडा इन 1558 में थ्रेटेंड करता है इन्वेड करने को इंग्लैंड को, 1558 में। अब क्या किया जाता है, इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से एक मिलिट्री पोस्ट क्रिएट की जाती है, जो कि ईस्टर्न साउथ वेस्ट इंग्लैंड में बनाई जाएगी मिलिट्री पोस्ट। अब आप अंदाजा लगाएं, तकरीबन तकरीबन 100 साल तक ये मिलिट्री पोस्ट यहाँ पे रहती है, इनकी तनख्वाहें जाती हैं, इनके जनरल्स, इनके खाने, इनकी लॉजिस्टिक सप्लाई। और स्पेनिश जो थ्रेट था वो चंद सालों बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन वो पोस्ट वहां से खत्म नहीं की गई। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1930 में जब ग्रेट वो एक दौर आया जिसमें सॉवरन डेट क्राइसिस आ गया, और उस ग्रेट डिप्रेशन के दौर में गुर्बत अमेरिका में बहुत ज्यादा हो गई, और उस ग्रेट डिप्रेशन से यूके और अमेरिका में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। जिस तरह 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इस तरह 1970 में भी आया। तो जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो अमेरिका ने एक प्रोग्राम बनाया, फेडरल गवर्नमेंट ने, न्यू डील ऑफ 1930s के नाम से। अब ये न्यू डील ऑफ 1930s क्या थी कि उन्होंने ये कहा कि जो जो लोग फॉर फ्लंग एरियाज में रह रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में बनी, और 60 साल तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे कायम रहे, जिनकी अगले 60 साल के अगले 10 साल तक भी जरूरत नहीं थी। तो अब आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि वहां से लोगों की तनख्वाहें जा रही थी, लोगों को बेनिफिट मिल रहे थे, फंड वहां पे खर्च हो रहे थे। इसी तरह आप देख लें, डब्ल्यू हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जितने पूरी दुनिया में प्रोग्राम्स हैं, जितने कंट्रीज उन प्रोग्राम्स को चलाते हैं, UNDP के जितने प्रोग्राम्स हैं, यूनिसेफ के जितने प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को प्रोलॉन्ग ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट में बैठे एम्प्लॉयज, सिविल सर्वेंट्स, पॉलिसी मेकर्स और अथॉरिटेटिव पॉलिटिशियंस और बिजनेस क्लास को बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए तो हुकूमतें काम कर रही हैं, यही एनार्किस्ट का मानना है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें मिलती है यूके के अंदर। यूके के अंदर क्या हुआ, टॉनी ब्लेयर 1997 में यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर टॉनी ब्लेयर जब 1997 में वहां पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, उससे पहले तक पिछले 200 साल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन कौन लोग थे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते थे? वो यूके के नोबल फैमिलीज होती थी, यूके के बिशप होते थे, यूके के जजेस, रिटायर्ड जजेस की फैमिलीज होती थी, और उसके अलावा जो रॉयल फैमिली वहां पे रहती है उनके मेंबर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स होते थे। उनकी तनख्वाहें, उनकी मरात, उनका सब कुछ यूके के टैक्स पेयर की तरफ से जाता था। तो अब आप अंदाजा लगा लें हुकूमतें क्यों बनती हैं और हुकूमतें क्या काम करती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्टरनेटिव क्या है? तो अनार्किस्ट इसका जो अल्टरनेटिव देते हैं, अनार्किस्ट सजेस्ट ये करते हैं
کہ لوکل اور ڈیسینٹرلائزڈ گورنمنٹ سسٹم بنایا جائے, یعنی لوکل گورنمنٹ ہو تاکہ کمیونٹی اپنے معاملات کو خود بنائے, اور ڈیسینٹرلائزڈ کر دیا جائے, جہاں پہ پرابلم ہے وہیں پہ اس کا سولوشن دیا جائے. اور تیسری بات, جتنی بھی کوپریشن ہو وہ والنٹری کوپریشن ہو, کوئی پولیٹیکل لیجیٹیمیٹ اور لیگل گورنمنٹ کی ادارہ نہ بنایا جائے, بلکہ وہاں کے لوگ آپس میں والنٹری کوپریشن کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈیکل انارکسٹ ہیں وہ اس سسٹم کو بھی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ہی تو لوکل گورنمنٹ کا نظام دے گی نا, فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ دے گی. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کیا ہونا چاہیے, والنٹری ایسوسیشن اور کمیونٹی آپس میں مل کے اپنے اپنے سسٹم اور اپنی اپنی چیزوں کو چلائے. اس کے برعکس جو لبرٹیرینز کا کانسیپٹ ہے وہ اس کا حل کیا دیتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اتنے نقصانات کر رہی ہے انسانوں کے ساتھ, اور اتنے اپنے وہاں پر جو پبلک ہے اس کا نقصان کر رہی ہے یا ان کے لیے اتنی انفیکٹو ہے, تو کیا ہونا چاہیے. اس کے اگینسٹ وہ دو آپشن دیتے ہیں لبرٹیرینز کا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ فیل ہو چکی ہیں, تو اب الٹرنیٹو ٹو گورنمنٹ ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں لوز قسم کا سسٹم ہو, جس میں ڈیفنس ہو گیا, ایکسٹرنل انٹرنل سیکیورٹی ہوگی, اور کچھ حد تک ریگولیشن آف دا مانیٹری پالیسی ہو گئی. یہ گورنمنٹ کے پاس ہوں. باقی تمام قسم کے سوشل, پولیٹیکل اور اکنامک جتنے بھی ادارے, جتنے بھی سیگمنٹس ہیں کسی بھی ملک میں پائے جانے, ان سب کو آزاد اور انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. اور دوسرا آپشن یہ دیتے ہیں جو کہ شکاگو اسکول 1970s میں جو اکانومسٹ تھے ان کے بڑے قریب ہے, اور وہ یہ کیا کہتے ہیں, جو آپ کی اکنامک سسٹم ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. گورنمنٹ کی کوئی اپنی پبلک انٹرپرائزز نہ ہونا, ایئرپورٹس ہو, نہ ریلوے اسٹیشنز ہو, نہ ڈاک خانے ہو, نہ ہاسپٹلز ہو, نہ کچھ اور چیزیں ہوں, نہ ایجوکیشن سسٹم ہو, کیونکہ انفیکٹو ہے. ادھر پر پرفارمنس تو کوئی ہوتی نہیں, صرف بیٹھے تنخواہیں اور فنڈ لیتے رہتے ہیں, تو ان کو پرائیویٹائز کر دے جائے. دوسرا, لبرلائزیشن ہو, گورنمنٹ کسی بھی قسم کے ٹیرف یا ایکسٹرا ٹیکسز نہ لگائے امپورٹ ایکسپورٹ پہ, بلکہ پوری دنیا میں پرائیویٹ سیگمنٹ, پرائیویٹ انڈسٹریز, پرائیویٹ لوگ بیٹھ کے جس حد تک چاہیں گروم کر سکیں, ان سے گورنمنٹ اپنا ٹیکس لیتی رہے. اور تیسرا حل وہ یہ کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ملکوں میں بلایا جائے, یعنی گورنمنٹ کی مونوپولی نہ ہو کہ گورنمنٹ کس کو اجازت دے گی کس کو نہیں دے گی, کیونکہ جب گورنمنٹ مونوپولی کا استعمال کرتے ہیں تو گورنمنٹ اپنا فائدہ کرتی ہے. اب میں نے آپ سے کچھ کانسیپٹس کا بات کی تھی جس میں سے, کیونکہ وقت کم ہے, اب ہم صرف اور صرف کیس اسٹڈی آف کانگو کو ڈسکس کرتے ہیں, اور میں بتاتا ہوں کہ کس طرح گورنمنٹ جو ہے یہ رینٹ سیکنگ ایکٹیویٹی کرتی ہے. رینٹ کہتے ہیں کرائے کو. اب رینٹ کسی چیز کا کرایہ کیوں لیتی ہے گورنمنٹ, یہ کک بیکس اور یہ کرپشن کیسے کرتی ہے ریاستی لیول پر. تو جو ریاستیں رینٹ سیکنگ ایکٹیویٹی کرتی ہے اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ کیس اسٹڈی ہمارے پاس ہے, اینڈ دیٹ از دا کیس اسٹڈی آف کانگو, جس کا نام زیر رکھ دیا گیا. اور موبوتو سیسی ایک ڈکٹیٹر تھے جس نے کو کیا, اور 1965 میں اس نے موبوتو نے جو لارج افریقن اسٹیٹ کانگو تھی اس پہ کو کر لیا اور زیر اس کا نام رکھ دیا. اور 30 سال تک, یعنی 65 سے آنورڈ 75 80 اور 95 تک, جب تک وہ گورنمنٹ میں رہا, یعنی 1997 تک گورنمنٹ میں رہا, اس نے یہ گورنمنٹ چلائی. اب اس نے کام کیا کیا, رینٹ سیکنگ ایکٹیویٹی حکومتیں کیسے کرتے ہیں. اس نے پہلے تو تمام قسم کی اپوزیشن پارٹی پر بین لگا دیا, ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ بین لگا دیا, سارے کے سارے گورنمنٹ کے آرڈرز, سارے کے سارے گورنمنٹ کے ٹینڈر, ساری کی ساری گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز, سارے کے سارے گورنمنٹ کے اداروں کے ریونیو سسٹم, اس نے کہا یہ سارے کے سارے ایز اے ڈکٹیٹوریل جو اس ملک کا سربراہ ہے وہ میں اس کو چلاؤں گا, اور میرے ساتھ لوگ بیٹھ کے اس کام کو چلائیں گے. اب اس نے کیا کیا, اس نے کرپشن شروع کی. اب اس نے کیا کیا, کوئی بھی ٹینڈر کسی کو دینے سے پہلے, کسی بھی ادارے کی کسی ویلفیئر کمپین یا سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کی کوئی ایکٹیویٹی, سڑک, برج, کوئی چیز بنانے سے پہلے, کسی ادارے میں کسی کو نوکری دینے سے پہلے, پروموٹ, ہر چیز کا اس نے ریٹ مقرر کر دیا. اس کو ہم رینٹ سیکنگ کہتے ہیں. اس نے کیا کیا جی, it is reported to have owned about 30 luxury residencies in abroad, جس میں سے فرانس کے اندر 25 اور 5 اس کی یو کے مین لینڈ لنڈن کے اندر پراپرٹیز تھی. اس کے علاوہ اس نے اس زیر اسٹیٹ کے اندر, جو کہ کانگو کا نام اس نے چینج کیا تھا, اتنی زیادہ کرپشن اور رینٹ سیکنگ ایکٹیویٹی کی کہ 1997 میں جب یہ گورنمنٹ سے سائڈ پہ ہوا, پھر کچھ عرصے بعد نیچرل موت مر گیا, تو اس وقت کانگو دنیا کا بدترین فیلڈ اسٹیٹ کے قریب پہنچنے والا ایک ملک بن چکا تھا. لوگ بہت زیادہ غریب تھے,
پر कैपिटा इनकम बहुत कम हो चुकी थी, वायलेंस बहुत ज्यादा हो चुका था, सोसाइटी पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी, कम्युनिटी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज यहाँ तक के हेल्थ किसी भी सेक्टर में आवाम को कोई पैसा, कोई फायदा, कोई बेनिफिट उन 30 सालों में नहीं मिला। अब यही आप अंदाजा लगा ले पाकिस्तान के साथ पिछले 30-35 साल से क्या हुआ कि लोग बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर हुए जो गवर्नमेंट का हिस्सा थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे बिजनेस एलीट थी, चाहे उसके साथ साथ पॉलिटिकल एलीट थी या फिर रिलीजियस एलीट्स थी। आप देख लें जिन्होंने इन गवर्नमेंट को लेजिटिमेट किया, इसके साथ इसका हिस्सा बने, इस पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाते रहे, और आज भी आप देख लें कि पिछले 2.5-3 साल से बहुत से ऐसे लोग जो इस इकोनॉमिक क्रंच के टाइम पर पूरी दुनिया में एक कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है, इस दौर में उनके बिजनेस ज्यादा हो रहे हैं, वो मल्टी ट्रिलियनियर हो रहे हैं, मल्टी ट्रिलियन डॉलर की उनकी इंडस्ट्रीज हैं, उनका पैसा अब्रॉड में जाता है, वो हर एक यूजेबल कमोडिटी के ऊपर किकबैक्स, रेंट सीकिंग और कमीशन बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, चाहे पेट्रोल है, चाहे ईडेबल कमोडिटीज हैं, चाहे किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा स्टार्टअप, कुछ ऐसे लेवल है जो बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं। अब इन तमाम के खिलाफ जो आवाज उठाई है वो दो इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक को हम एनार्किस्ट यानी कुछ हद तक उनको सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ लिबर्टेरियन है। एनार्किस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रिंस पीटर एलेक्सेविक क्रोपोटकिन एक एनार्किस्ट माना जाता था, बेसिकली 1842 में पैदा हुआ और 1921 में दुनिया से चला गया। ये एक रशियन जियोग्राफर था और फिलोसोफर था। इसने ये कॉन्सेप्ट एनार्सिज्म का जब दिया था तो उस वक्त रशिया के अंदर जार गवर्नमेंट होती थी जिसने इसको इम्प्रिजन कर दिया था, और उसने कहा था कि जो तुम बात एंटी गवर्नमेंट कर रहे हो इसकी तुम्हें ये सजा मिलेगी। फिर बाद में ये एग्जाइल में यूके चला गया और बाकी की जिंदगी इसकी वहां गुजरी। वहां इसने एक बड़ी खूबसूरत किस्म की किताब लिखी थी 1920 में, म्यूचुअल एड के नाम से, जिसमें फिर इसने अपनी तमाम की तमाम दास्तान बताई कि क्यों गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एक लिबर्टेरियन बैरी गोल्ड वाटर की हमने बात की इनिशियली। ये बेसिकली एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे, उसके बाद इन्होंने बिजनेस किया और 1953, 1965 और 1969 और 1987 में ये 4 बार सेनेट के मेंबर बने, और उसके साथ साथ इनको जो वहां पर एक बड़ी मशहूर रिपब्लिकन पार्टी है उन्होंने 1964 में प्रेसिडेंशियल टिकट भी दिया, इन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंपेन भी की। इनका मानना यह था कि जो हुकूमतें मार्ज वजूद में आती हैं, बनती हैं, लोगों की वोट लेके आती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे इदारों या ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम करती हैं, rather than the development and the benefit of the general masses and people। इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी में इनको खुद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रहना पड़ा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा शख्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन, उसको कोट करना बहुत जरूरी है। अब्राहम लिंकन ने एक स्पीच में कुछ ऐसे सेंटेंसेस कह दिए थे, कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसके बाद अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई। तो अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्या कहा? स्टूडेंट्स, अब्राहम लिंकन ने कहा, इफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस गवर्नमेंट एंड दिस सिस्टम डू नॉट बेनिफिट द पीपल, देन रिवर्स और टर्मिनेट और रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम बाय द पीपल। वो कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नमेंट का निजाम और ये सिस्टम लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकता तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेट नहीं है, ये रियासती निजाम सेक्रेट नहीं है, ये हुकूमतें सेक्रेट नहीं है। ये लोगों का काम है कि वो उसको रिप्लेस करें और उस किस्म की हुकूमत, उस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन और उस किस्म का सिस्टम पॉलिटिकल लेके आए जो लोगों के बेनिफिट में हो, क्योंकि ये चीजें लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बनती ही इसलिए है, रियासतें और गवर्नमेंट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता ही इसलिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई। उम्मीद है आपको ये जो क्रिटिक्स हैं एंटी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, चाहे एनार्किस्ट हों, चाहे मार्क्सिस्ट हों, चाहे सोशलिस्ट हों, चाहे लिबर्टेरियन हों, जो किसी भी हद तक कुछ लिमिटेड हद तक गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो कंप्लीटली कुछ गवर्नमेंट को मानते नहीं, कुछ लूज गवर्नमेंट को मानते हैं, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट हो बट लिमिटेड कंट्रोल के साथ हो, जिस तरह शिकागो स्कूल, न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट, उनका भी मानना। इन तमाम आर्गुमेंट्स को मैंने आपके सामने रखा
تاکہ آپ لوگوں کی ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گورنمنٹ اسٹیٹ کے سٹرکچرز کے بارے میں اور ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں، اور کس کس قسم کے ریاستی اور گورنمنٹ کے نظام چلے آ رہے ہیں اور کیا کیا عوام کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کے اکارڈنگلی تھوڑی بہت کیس اسٹڈی بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو کمپیریٹو پالیٹکس میں ہم ہر ایریا پہ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. وش یو بیسٹ آف لک جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.